बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी योर होस्ट अनम गौहर एंड वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भावलपुर, हैदराबाद और उससे भी आगे तमाम ही सियारे, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और वहाँ मौजूद तमाम एलियंस, नाजरीन और हाजरीन, बिलखुसूस डायरेक्टर, डीपी, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, खूबसूरत प्यारी प्यारी होस्ट को इंतहाई खलूस, मोहब्बत, एहतराम से यूनुस खान का अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा था जहाज था या स्पेसशिप था, उसने हर दुनिया की स्पीशी को कवर कर दिया। देखें, जिनकी मैंने ये बात ये की कर है, ले लेकिन फायदा नहीं होगा आपको। क्यों? लोग जितना भी कहें, ट्रोल करें, जो भी कहना है कहें, बट आई एम हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही गॉट मैरिड थर्ड टाइम। होता है, शादियां होती हैं दुनिया में, डिवोर्सेस भी होते हैं, चीजें होती हैं। तो आई विद वार्म हार्ट विशेस आई एम गोइंग टू कांग्रेचुलेट यू मिस्टर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, मुबारक हो। अच्छा, यहाँ पे हम बताते चलें, सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों को कि कॉन्स्पिरेसी थी उनके अगेंस्ट कि उनकी ये फोर्थ है, जबकि नहीं असल में उनकी ये तीसरी शादी है। और हाँ, ऑफिशियली माना जाए तो ये इनकी थर्ड वाइफ है। लेकिन खैर हमें खुशी हुई इस चीज़ की कि वो जो है उन्होंने शादी कर ली है और इस चीज़ को उन्होंने ऑफिशियली डाला है अपने सारे सोशल हैंडल्स पे। और कोई कर रहा है इस चीज़ को तो एटलीस्ट एतराफ़ भी कर रहा है। वाह वाह। और वो एक बात है कि आप इस्लामिक स्कॉलर की यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन बात होती है आपके अपने असूलों की और तकाज़ों की और ज़िंदगी गुजारने के। कुछ होते हैं सबके तौर तरीके। अगर उन्हें लगता है कि उनको ये चीज़ सही लगती है और वो जस्टिस कर सकते हैं तो तीसरी करने में क्या बुराई नहीं, क्योंकि इस्लाम में भी ये चीज़। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस्लाम में तो 4 शादियों का मतलब आपको है कि आप कर सकते हैं, आपको अलाउ है। लेकिन शादी करने के लिए पहली बीवी को डाइवोर्स देना भी ज़रूरी नहीं है। या तो फिर ये लड़कियों का कसूर है या फिर आमिर साहब खुद जो हैं वो बच्चे हैं कि मतलब लड़कियों के बातों में आ जाते हैं। मतलब इस चीज़ में मेरा अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो वैसे ही मासूम होता है। मासूम बिल्कुल आपकी नज़र में। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आमिर लियाकत साहब की एक पर्सनालिटी थी। पूरी दुनिया जब उन्होंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था और रमज़ान शो स्टार्ट किया था तो सब उनको फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं देखें उनकी पर्सनल ज़िंदगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं और हर इंसान उनको देख के, बहुत सारे उनके फैंस उनको देख के, लोग अब पहले उनको कहते थे कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, बट अब उन्होंने खुद ही इकरार कर दिया कि भाई वो एक एंटरटेनर हैं। तो जब वो एंटरटेनर हैं तो वो आपको एंटरटेन करें या शादियाँ करें तो आप उनको इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर जो है वो अशेम करते हैं, वो करना छोड़ते हैं। कायनात, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीफ कर दिया है। मैं इसमें एक सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अगर आप शादी कर भी रहे हैं तो रिस्पेक्ट करें और अच्छे तरीके से निभाएं भी। अच्छा, मेरा यहाँ पर ये मैं कहूँगी तज्जिया ही कहूँगी मैं, क्योंकि हम तमाम लोग जिनको कुछ नहीं मिलता वो तज्जिए भी कर रहे होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे बेशुमार लोग जो है वो ज़ातियात पर जाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी की अगर शादी हुई है या जो भी हो वो उसका ज़ाती जो है वो मसला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जाती मसला तो है, सना काट रही हूँ आपको बीच में, लेकिन व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर ना तो फिर लोगों के पास एक अथॉरिटी आ जाती है, फिर वो बात कर सकते हैं आपके बारे में। पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से, या तो अप्रिशिएट कर देंगे या क्रिटिसाइज कर देंगे। और मजे की बात है कि निकाह भी अपना खुद ही पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कितना उनका जोश और वलवला है पाकिस्तानी नेशन की तरह। बिल्कुल ऐसा ही, और उनका गाना भी बड़ा मजे का था। अच्छा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जातियात का जहाँ मैंने बात की वो ये है कि उनकी जो बेटी है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है वो उनके जो आमिर लियाकत साहब की जो बात है उसको उनकी बेटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी बेटी को दिखा रहे हैं। सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सबके घर में टीवी है, सबको सब पता होता है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो किसी बारे में बात ही नहीं करना चाहता तो आप उसे बार बार किसी भी जो है वो पोस्ट के नीचे मेंशन क्यों कर रहे हैं? सो प्लीज ये चीप हरकतें ना किया करें। जी देखें, एक सिंपल सी बात है कि ये जो है ना, एक गाना भी है जो आमिर लियाकत साहब की सिचुएशन में लगा सकते हैं। गाने का नाम है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। एंड विद दिस आई जो यूं कर रहे थे ना, वो फुल अक्षय कुमार वाली वाइब दे रहे थे। हैविंग सेड दैट, आमिर लियाकत 3 पॉइंट्स हो गए, कराची किंग्स के अभी भी 0 हैं कायनात। लेकिन PSL लाहौर का जो अभी स्टार्ट हुआ है लेग, उसमें वाह 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 एक स्पेशल चीज की है गद्दाफी स्टेडियम में। उर्शिया बताएं क्या स्पेशल चीज की है? यूनुस, एक ट्रक आर्ट बना है कमेंट्री बॉक्स का जो है वो फॉर PSL। हमारी पहचान बन चुका है ट्रक आर्ट अगर कहें पूरी दुनिया में। बट PSL में सिर्फ ये खबर अच्छी नहीं थी, मिस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड एरन हॉलैंड
क्या कहती हैं? सना आप बताएं, आपकी जानने वाली हैं। नहीं, मेरी बिल्कुल जानने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पाकिस्तान में जो है वो आकर, और जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने जो है वो एक होता है ना हमारी तरफ से, हम सबका ही वैसे तो वार्म वेलकम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर लगी वो लगी कि यहाँ के जो अवाम है उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, वार्म वेलकम किया। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि वो ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा जो है वो एक टाइटल जीती हुई। जी जी, और सिंगर भी हैं और मॉडल भी हैं। ये जो है बेन कटिंग जो प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन, उनकी वाइफ भी हैं, तो इट्स अ वेरी बिग कपल। वो मैच खेल रहे होते हैं, उधर ही देख रही होती है, क्यूट मोमेंट चल रहा होता है, एक अलग ही मोमेंट चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखें पूरी दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही, इतनी सारी चीजें, हम क्या कहें, हम कहां देखें, इतना एट टाइम्स हो जाता है। बट गुड न्यूज जो है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमें निकालनी है। न्यूजीलैंड में कोई रग्बी प्लेयर है, बॉक्सर है ना, कोई आपके मेरे ख्याल से कोई जानने वाले हैं, आप बताएं उन्होंने क्या कहा है? जी यूनुस, न्यूजीलैंड के प्रोफेशनल बॉक्सर और रग्बी प्लेयर जो है, उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पे जाके ये मेंशन किया है, मतलब एक ट्वीट की जिसपे लिखा हुआ है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, वाह। माशाल्लाह। एंड उन्होंने अपना दिखाया कि आई एम विद दिस मुस्कान, और क्या हीरोइक स्टैंड था उनका, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट देखिए यही वाली बात है, एक चेन रिएक्शन होता है सोसाइटी में। अब क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, कोई किसी मुल्क में कोई चीज होता है, उसका चेन रिएक्शन हर जगह होता है। कुवैत में ताजा ताजा अपडेट है जी, कायनात क्या हो रहा है वहां पे? नहीं यूनुस, मैं तो यहाँ बैठी, वहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बता सकती हूँ, यहीं पे बैठे बैठे। गर्ल गडॉट, आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं। मुझे पता है बहुत सारी कुवैती बॉयज के दिल टूटे होंगे जब उन्हें पता चला होगा कि इनकी मूवीज को बैन कर दिया कुवैत के अंदर। जी। इनकी अच्छा, ये खातून जो है गर्ल गडॉट, इन्होंने, हम सब इनको जानते हैं वंडर वुमन के नाम से, मतलब इनकी मूवी भी आई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन कुवैत में इनकी वंडर वुमन भी बैन की गई थी, और इनकी जो दूसरी मूवी है जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है, डेथ ऑन द नाइल को भी बैन कर दिया है। अब इन खातून के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि इनको बैन किया जा रहा है, या इनकी मूवी में होने की वजह से? एक्चुअल में ये एक इजराइल, बेसिकली इजरायली हैं, जूश हैं, और इजरायली, आप लोगों को पता होगा इजराइल के अंदर कंपलसरी है कि आपने जो है आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है 2 साल तक। तो इन्होंने भी वो ट्रेनिंग ली है, तो उस ट्रेनिंग की वजह से जो है मसला इनकी कैरियर पे हुआ है, और इस वजह से कुवैत के अंदर इनको बैन कर दिया, इनकी मूवीज को बैन। देखें कुवैत आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको रिसेंटली याद हो कि वी शेयर्ड अ न्यूज़ कि एक लड़का जो था सेमीफाइनल तक पहुंचा था, एंड ही जस्ट सेड कि मैंने लड़ना ही नहीं है, ओ सॉरी मैंने खेलना ही नहीं है टेनिस मैच, बॉयकॉट कर लिया था। बट मैं बस आपको ये बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है, कि पूरी दुनिया में ये जो इस्लाम की एक पॉजिटिव इमेज जाती जा रही है। हैविंग सेड दैट, जो कटानाटक की स्टूडेंट्स हैं, जी कटाटाटा की जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि हिजाब इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन इज आवर सेकेंडरी थिंग। मिलते हैं एक प्रायोरिटी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज टुडे माय वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, क्यों रोस्ट करने का। वैसे तो जो इमरान खान साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा शख्स है, उनकी बात होती है अच्छे लोगों में, जहाँ अच्छाई की बात वहाँ बुराई की बात भी होनी चाहिए। तो बुराई की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे आती है मोदी साहब की बात और आती है इंडिया की बात। तो आज तो जो मैं रोस्ट करूंगी बैठ के, मुझे लग रहा है मैं ऑफिशियल रोस्टर बन गई हूँ लेकिन उनकी हरकतें ही ऐसी हैं और उनकी जहालत इतनी अरूज पर है कि बंदा रोस्ट किए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे कि वो कहा जाता है ना कि औरतें जब तक खाना खा के चुगली ना करें तो हजम नहीं होती, मतलब गॉसिप्स ना करें, जूसी गॉसिप्स ना करें तो उनका खाना हजम नहीं होता। तो ये वो वाली बात है, लेकिन हम वो हरकतें एक्सपेक्ट नहीं था वैसे ना। अरे मैं देखिए एक लोगों की बता रही हूँ मेंटालिटी, ये हम नहीं करते ना, हम ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम एक फैक्ट है जो लोग करते हैं, सुनने में आता है तो हम वो बता रहे हैं, बट हम नहीं करते, लेकिन हम इम्पोज भी नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो चीज अच्छी लगती है वो उसे करते रहना चाहिए, ऐसे खुशी सी महसूस होती है, लेकिन अच्छी आदतें हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आजकल काफ़ी ज़ेरे बहस है ये मुद्दा, और इस उन्वान पे, इस मौजू पे थोड़ी सी मज़ीद हम रोशनी डालते हैं। आपको पता ही है कि हाल ही में यूनुस अभी एक वाक़या हुआ, आपने एक शो पहले उनका जिक्र भी किया था शो में, उन लड़की का मुस्कान खान का, जिनके हिजाब को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज उठाए गए हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया में देखें फ़िलहाल जो हुकूमत चल रही है वो चल रही है मोदी साहब की, मतलब कि बीजेपी की, भारत जनता पार्टी की। अब उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, आप समझ लें, जहाँ भी बीजेपी का नाम आएगा वहाँ आरएसएस का नाम और बजरंग दल का नाम लाजमी आएगा। इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये इन्होंने टैग खुद कमाल
आया है ऐसी हरकतें करके, तो इसलिए लोग इनको एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हैं। और इनकी जो आइडियोलॉजी, इनके लफ्जों में मैं आप लोगों के साथ रखूं तो वो ये है कि इनका जो इंडिया कंट्री है उसमें कोई भी हो जगह, कोई भी स्टेट हो, कोई भी उसका शहर हो, कोई भी कस्बा हो, कोई गली कुचे क्यों ना हो, वहाँ पे अगर कोई रहे तो सिर्फ इंडियंस रहे। ये यहाँ तक कि सिख लोगों को भी रहने नहीं देते, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नाजायज़ हैं और इखलाकियात से गिरी हुई हैं। अब बात एग्जैक्टली बात हो रही है मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स के साथ तो ये इतना टॉर्चर और इतनी अजियत उन्हें देते हैं जो कि कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब नहीं सिखाते आपको इस तरीके की इनअप्रोप्रिएट हरकतें करनी चाहिए। अब ये लोग करते क्या है कि जैसे मुस्कान खान ने तो खैर माशाल्लाह से बहुत ही हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया है, अकेली लड़की ने सिंगल हैंडेडली हर चीज़ को मैनेज किया है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बाहिम्मत खातून है, लेकिन एक तरह से वो मिसाल भी बनी, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और आगे आने वाली यूथ को भी इनकरेज किया है। लेकिन मैं यहाँ पे जो रोस्ट करना चाह रही हूँ वो इसलिए मोदी साहब को लेके और उनकी जो RSS है बेसिकली, जब ये जो वाक़या हुआ उनके स्कार्फ वाला, देखिए यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं हो रही कि हम मुस्लिम्स हैं तो वी हैव टू कवर आवर हेड्स। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे भी रिलीजन्स हैं, वो तो इस्लाम में नहीं है बट दे कवर देयर हेड्स, और बहुत सारे हम हैं, हम भी करते हैं, बट जो रिलीजन से हट के करते हैं, जैसे हम पे तो एक चीज़ फ़र्ज़ है ना, फील होता है आपको काफ़ी ज़्यादा। हर रिलीजन की अपनी एक होली बुक होती है, उनका जो होली प्रेयर का टाइम होता है उसमें उनके कवर्स किए जाते हैं सर, और ये एक अदब की निशानी है और ये उनके हर रिलीजन में ये चीज़ कही गई है। अब वो उस वे में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा, यहाँ पे इवन हिंदू खुद भी तो करते हैं, उनका पल्लू होता है, वो मुँह कहाँ दिखाते हैं। अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं और आज भी ऐसे उनके रिवाज हैं जहाँ पे औरतें ना चेहरा दिखाती हैं, वो कवर करती हैं। वो जो उनकी औरतें जो साड़ी में अपनी कमर दिखाती हैं और पल्लू से मुंह छुपाती हैं, तो वहाँ उनका पल्लू उठवाएं, वहाँ आपको अपनी परंपरा याद आ जाती है। ये किस किस्म की बायसनेस और पार्शियलिटी। आप पक्के सियासतदान हैं और आप जैसा सियासतदान इंडिया को नहीं चला सकता, बल्कि किसी भी हुकूमत को, मुझे तो लगता है आप अपना घर भी नहीं चला सकते हो, आप अपने आप को भी नहीं चला सकते हो, चाय वाला क्या ही चला सकते हैं ठेले के अलावा। तो अच्छा, इसके साथ साथ मुझे जो पर्सनली जो चीज़ अच्छी भी लगी वो ये बात थी कि ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, इस मुद्दे पे थोड़ी सी हम सब मिलकर बात करें कि जैसे कि हम मुस्लिम्स हैं, हम तो माशाल्लाह से अपना हेड कवर करते हैं प्रे के टाइम या वैसे भी कवर करते हैं बाहर निकलते वक्त हमेशा। तो इसके अलावा भी कुछ रिलीजन्स हैं तो वो अपना सर जो है वो कवर करते हैं और ये अच्छी बात है, हम इस पे किसी भी तरह की कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि रिलीजन में जो चीज़ आ जाती है आपके मजहब में वो नॉन डिबेटेबल हो जाती है। लेकिन जस्ट एज इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ कुछ रिलीजन्स के नेम शेयर करना चाहती हूँ। They used to cover their head while they pray, और without, even if they do not pray, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। देखिए इस दुनिया में सबको फ्रीडम होना चाहिए कि सर कवर करना है या नहीं करना है, उनका अपना राइट है। जी, दुनिया कहाँ जा रही है, एस्ट्रोनॉट्स चांद पे जा रहे हैं, दूसरे सियारे ढूंढ रहे हैं, हम ये दुनिया ख़त्म हो जाए तो अगली दुनिया की भी तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं, ऐसा साइंसदान की फिलोसफर्स का मानना है। तो आप अभी तक इस पे लड़ रहे हैं कि आपको हेड कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनम, वो भी देखें कि कह भी कौन रहा है, जो कि एक खुद जो है वो सेकुलर स्टेट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सना आपने। इनका जो मकरू चेहरा है वो इनके सेकुलर के उसके पीछे छुपते फिरते हैं, बट यू आर नॉट सेकुलर, यू आर पार्शियल, यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स योर पीपल। जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे हैं, जहाँ से आपको चंद वोट चाहिए होते हैं, वहाँ पे आप कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे और बहुत अच्छी है और आप सबको भी सुन के अच्छा लगा कि शबाना आजमी इंडिया की ही एक्ट्रेस हैं और हमारे यहाँ से मलाला यूसुफजई ने भी इनके लिए आवाज़ उठाई है और इनको अप्रिशिएट किया, अपने ट्विटर नहीं, अपने जो भी इनके सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे इन्होंने इसको अप्रिसिएशन के तौर पे बोला है, तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। Exactly. और अनम, आपने बात की है मोदी, एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी जलालत के जो जिम्मेदार है वो खुद ही होते हैं। अब हमें कोई शौक तो है नहीं कि सुबह सुबह उठ के जो है हम फ्रेश टाइम पर, वो कहते हैं ना कि फ्रेश आपका माइंड होता है और उस टाइम पर हम आप जैसे इंसान के बारे में डिबेट करें, लेकिन सर आप हरकतें ही ऐसे करते हैं। खैर आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है, आवाम को भी। जो मोदी जो है ना, जिस आइडियोलॉजी पर, जो उसकी सोच है, जो उसका नज़रिया है, जो उसके अलावा जो महात्मा गांधी साहब थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनका नज़रिया बिल्कुल ही डिफरेंट था। देखिए महात्मा गांधी साहब जो है वो बिल्कुल हिंसा को पसंद नहीं करते थे। हिंसा इन्हीं की ज़बान में कि ये जो मारपीट, ये जो ज़बरदस्ती, ये कह रहे हैं कि स्कार्फ उतारो, भुर्का काटो। मैंने तो वीडियो देखी मुस्कान खान की घर पे इंटरव्यू कि पाकिस्तान जो है इस मुद्दे में बड़ा टांग अड़ा रहा है, क्या कहना है सर? आपको पाकिस्तान नज़र आता है, अपने जाहिल गवार लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो एक औरत
को अकेला समझ के एक लड़की को जो 20 साल की उम्र में, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उसको घेरे में लेते। ये तो कैमरा था, आप लोग तो मतलब सीरियसली आप तो इस्मत दरी में आप लोगों को तो रिकॉर्ड ही कोई कायम नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही ये अवार्ड जीता है। बट एनीवेज, बात सारी यहाँ पे भी हिंदू फैमिलीज रहती हैं, एंड हम लोगों ने कभी भी यहाँ पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान से बहुत मसला ना, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कहती हूँ, आए ज़रा इंडिया, हम आपको दावत देते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, फिर भी कि आप यहाँ आके देखें कि आपके जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, हमारे हिंदू हैं, मतलब हिंदू मज़ाहिब के जो रिलीजन के जो लोग हैं, वो उन लोगों को यहाँ पे इस तरह के कोई भी मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें चाहे दुपट्टा करें या ना करें। हकीकत बात है। इवन मैंने देखा कि जितने भी हिंदू दोस्त हैं मेरे खुद के, उन्होंने स्टेटस लगा दिया था इस चीज़ का कि अगर हमारी ज़ात से आप लोगों को तकलीफ हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ की। वंडरफुल। वाकई में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने हुई और सबको पता है कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या स्टोरी थी। अगर ये कैमरे के सामने नहीं हुई होती तो आपको पता है कि कैसे कैसे जो वहाँ की चीज़ें होती हैं, आए दिन जो है कोई ना कोई स्टोरी मिलती है कि बच्चियों के साथ उन्होंने ज्यादती की। उनके लिए सब ये चीज़ें आम हैं, बट अपनी, सॉरी टू कट यू, बट इंडिया वो कंट्री है जहाँ हर 20 मिनट में ना रेप होता है। जी, कुछ चीज़ें हैं कायनात के जो कि रिकॉर्ड में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिकॉर्ड में नहीं आती। और जैसे कि मुस्कान खान का जो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इंसिडेंट है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। और तो कह रही है मुझे ना डालें वीडियोस, मुझे पब्लिकेशन नहीं चाहिए। उसका रीज़न है, देखिए आप खुद समझे कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है इन तमाम चीज़ों का। ये मसला भी है कि वो कहते हैं कि क्योंकि ये पाकिस्तान से अगर थोड़ा सा ये एंटी हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही है कि अपने आप को सिक्योर करें, क्योंकि वहाँ के लोग कहेंगे कि तुम मुसलमान हो, जाओ पाकिस्तान जाओ। ये एक बड़ा इशू है। आई जस्ट वांट टू से कि देखिए, जो हिजाब है वो फैशन नहीं है, वो औरत का गरूर है। हकीकत बात। जितनी लड़की हिजाब में खूबसूरत लगती है, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत वेस्टर्न अटायर में भी खूबसूरत लगती होगी। हैविंग सेड दैट, देखिए एज फार एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मे बी आई एम रॉन्ग विद द ईयर, 1952 में इलेक्शन हुए थे पहले, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उसके बाद जो भी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, उधर भी एक ही मुद्दा है। मसला ये, मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं, इंडिया के नाम पे नहीं होते। इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान के नाम पे होते हैं, वो मुसलमानों के नाम पे होते हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं, हम मुसलमान को ये करेंगे। मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है इंडिया में। दे आर मोर देन 230 मिलियन मुस्लिम पीपल इन इंडिया। ये प्रूफ क्या करना चाहते हैं? मतलब ये पूरे, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक जनरल बात बता रहा हूं। तो माइनॉरिटी तो आप ट्रीट ही नहीं कर सकते ना एक तरह से। बट हैविंग सेड दैट, ये जो इंडियंस हैं, ये जितना भी करते रहे, बार बार पूरी दुनिया में इनकी इमेज खराब होती है, इनकी बेइज्जती होती है, और ये आदी हो चुके हैं। ये होते हैं ना कि जो जलील होते होते रेडी हो गए, हाँ भाई हम हैं ही जलील, ये इंडियंस हैं जलील। कर्नाटका स्टेट है साउथ वेस्ट इंडिया में, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, दैट इज अराउंड कोई 12%। आपको पता है मेजॉरिटी विंस। और ऊपर से जो अजीब बात लगी इस सारे मुद्दे में कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, हाईटेक हब है कर्नाटका, एंड कैपिटल उसका बेंगलोर है। लेकिन ये बात बताने का मकसद ये था कि आप इतना आगे चले गए टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपकी सोच जो है वो बहुत पीछे। कुछ पैसे लगा के अपने दिमाग की भी मॉडिफिकेशन करवा लें ताकि आप इस दुनिया के साथ चल सके। खैर, यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे मोदी साहब के हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें तो खैर होती रहती हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगी कि जिस बंदे के पास किसी चीज़ की एबिलिटी नहीं है, कुछ सोचने समझने की नहीं है, उससे हम क्या तवक्कात रख सकते हैं। बहरहाल इस टॉपिक को हटाते हैं, गुड न्यूज़ पर आते हैं। गुड न्यूज़, और उसका ना दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है, वो बस ऐसे अपने आप को बीमार है ना, बीमार है। खैर, बीमार को जो है वो डॉक्टर ही पहुँच सकता है, हम नहीं पहुँच रहे उनको, ना हमें कोई शौक है। गुड न्यूज़ पर आते हैं जी। क्योंकि सुबह है, सुबह को थोड़ा तरोताज़ा करते हैं मेरी गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ मेरे पास ये है कि तमाम जितनी भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है फाइनली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने के बारे में फैसला ले लिया है। वाह, लवली। और वो भी कितना 15%। माय गॉड, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? जी जी, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट है ना उनके लिए अपील की है। चलो, वी आर हैप्पी फॉर देम। अच्छा, प्राइवेट के हवाले से भी आप लोग सुन ले, क्योंकि ये हम सब के काम की चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 बार इसको बार बार दोहराती रहूं। वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो तमाम जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे अपील की है कि जितने भी मालिकान हैं वो काइंडली अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी बढ़ा कर दें। और इस पर हुआ भी सही। आपने कहा कि आप बार बार दोहराएंगे, प्लीज थोड़ा वो ब्रेकिंग न्यूज
उसके स्टाइल थोड़ा से सा करें ना प्रोड्यूसर साहब की कान तक आवाज पहुंचे। प्लीज इस क्लिप को जूम करे बार बार। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग इतना खुश ना हो, आप लोगों को पहले ही जो है वो आपका इदारा बहुत अच्छा पे कर रहा है। ये उन लोगों के लिए है, ये बात बताने वाली नहीं होती। ये उन लोगों के लिए जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिनको बिल्कुल भी अच्छी पे जो है वो नहीं कर रहा होता इनका इदारा। लेकिन अब जो है वो सरकारी मुलाजमीन की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी इमरान खान साहब से कि आप हमें क्यों नहीं जो है वो हमारी सैलरी में इजाफा क्यों नहीं कर रहे। तो अब रिसेंटली जो है ये बिल है, आप बिल भी देखें, ये जो भी उसकी मंजूरी हो रही है फर्दर इस पर जो है वो आपको पता है ये जो कानूनी तकाजे वो पूरे करने बाकी हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है आप ज़रा ये सुन लें कि कितने कितने ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी सैलरी में इजाफा होगा। मैं आपको बताऊं कि 1 से लेकर 19 ग्रेड तक के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में जो है वो 15% तक इजाफा करने की मंजूरी दी गई है। और इसके बाद अगर हम आ जाए अलाउंस पर, तो वजारत ख़जाना ने जो है वो इस बात की मंजूरी दी है कि जो सरकारी मुलाजमीन के लिए अलाउंस एक होता है, उस अलाउंस के लिए वो ऐसा ना हो कि, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी सैलरीज बढ़ती हैं तो अलाउंस घटते हैं, तो उन्होंने इस बात की तंबीह की है कि किसी भी तरह से जो सरकारी अफसरान के लिए जो एक अलाउंस रखा गया उसको किसी भी तरह की जो है ना उस पर कटौती ना की जाए। और दूसरा पॉइंट ये आया है जो इसके दरमियान आ रहा है वो ये है कि तमाम तर वफाकी वज़रा ने इस बात को वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जितने भी सूबे हैं, अब सूबों के अंडर में बजट होते हैं, अब सूबों के अंदर में बजट होते हैं, तो वफाकी वज़राओं ने ये कहा है कि जो सूबों के अंडर में बजट आ रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने मुताबिक जो है वो देखते हुए अपने बजट को अपने तमाम तर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करें। अब भी कोई बोले कि इमरान खान साहब नहीं कुछ करते, आप ही के डायलॉग में बोलेंगे खुदा नु मानो। सीरियसली देखें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक चीज है कि देखें पब्लिक सेक्टर पे तो इमरान खान साहब एक बिल पास करवा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा कुछ टाइम पहले ही इमरान खान साहब ने एक अपील भी की थी बिजनेस कम्युनिटी से कि आप अपनी सैलरीज बढ़ाएं, और बहुत सारे लोगों ने सैलरीज बढ़ाई थी। बिकॉज क्यों बढ़ा रहे हैं सैलरीज? इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, तो उसके लिए फाइट करने के लिए थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर भी अपना हिस्सा डाले, सिर्फ गवर्नमेंट पे ना छोड़ दे, प्राइवेट सेक्टर भी करे, और लोगों ने किया है। अभी भी इन्फ्लेशन से लड़ तो नहीं पा रहे उस लेवल तक, बट कम है, लोगों पे अभी जो है मुसीबतें हैं वो कम है। और यूनस, इसी वजह से इमरान खान साहब ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती जब मैं सोचता हूँ महंगाई, गरीबों के बारे में। देखिए, हम बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो इतनी बातें करते हैं इमरान खान साहब की पर्सनल लाइफ को भी। जब चला जाएगा ना ऐसा सच्चा लीडर, तो फिर आप लोग ही कहेंगे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्योंकि इंसानी फितरत है, जो चीज़ आपके पास होती है आपको कदर नहीं होती, जब चली जाती है तो फिर आप बात करते हो। और इमरान खान साहब इसी वजह से ये तमाम जो एक्शंस हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो अगर महंगाई हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपका गुजारा जो गुजर बजर है वो आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एटलीस्ट आपको कम से कम, मतलब एक होता है ना हौसला लड़ने के लिए, कम से कम वो तो आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कायनात की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब चले जाएंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा, और फिर आप लोगों को फिर से वही महंगाई और फिर वही सारी चीज़ें जो हैं वो रोना पीटना, और वही खड्डे आप लोगों को जो है रास्तों में मिलेंगे, पानी के मसले, बिजली के मसले, गैस के मसले, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तब भी होनी है। बट यही बात है कि अगर आप ये सच्चे लीडर का साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला कल जो है वो आप लोगों के लिए बुरा साबित होगा। लेकिन हम उनके साथ को यकीनी बनाएंगे, और अगली दफा भी मैं जाके इमरान खान साहब को ही वोट करूंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां दिखी हैं। अगर किसी ने जस्टिस किया है कि तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है, तो वो इन इमरान खान साहब ने किया इन लफ्जों के साथ। और वाकई बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि मैं सोच रही थी कि आज तक के पहले देखिए, एक बात होती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जो चीज़ों को या दुनिया को देखने का नजरिया है ना वो भी तब्दील होता जाता है। तो अगर मैं पिछली हुकूमतों की बात करूं तो शायद मैं छोटी थी, इतनी समझ बूझ नहीं थी, टीनेज था, लेकिन अब मैं समझदार एक उस वाले में फेस से गुजरी हूँ कि अब मैं खुद चीज़ों को देखभाल समझ परख सकती हूँ। व्हाट्स गुड, व्हाट्स बैड, कंट्री के लिए क्या हो रहा है, अपने लिए, मतलब आप हर चीज़ को नाप तोल सकते हो। तो ये समझदारी, मैच्योरिटी का लेवल भी एक उम्र के साथ आता है। लेकिन मुझसे पहले नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी उस वक्त की जो हुकूमतें, उनके बारे में भी आप अपने घर से, आसपास से, अपने कुलीग से, काम से, तो आप सीखते रहते हो। तो मैंने सुना है और फिर देखा भी उसके बारे में। लेकिन वाकई में इफ़ आई डू कंपेयर इमरान खान साहब और साबका सारी ही हुकूमतें, तो जितनी टू बी ऑनेस्ट अभी आई है तब्दीली, मुझे नहीं लगता इससे पहले आई है। और बल्कि पुरानी हुकूमतों के शुरू किए हुए मंसूबे तक इमरान खान साहब ने कंप्लीट किए हैं। मंसूबा शुरू करना इज़ अ वेरी ईजी टास्क, पूरा करना इज़ अ असल टास्क, वो इन्होंने किया है।
दूसरा सबसे बड़ी चीज़ अनम जो मुझे लगता है लोगों को देखनी चाहिए वो ये है कि देखें हर चीज़ में टाइम लगता है और इतना किसी चीज़ का खसारा हो तो उसमें तो जनाब बहुत टाइम लगता है। सो हम सभी जो है वो तब्दीली के मुंतज़िर हैं और कहीं ना कहीं अब जो है वो तब्दीली के आसार हमें सबको दिखाई भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस हैं कि नेक्स्ट जो अभी जो है वो 2023 के जो इंतखाबात हो हम सब चाहते हैं कि उसमें भी यही तब्दीली दिखे। अच्छा, एक और न्यूज़ है आज मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो है वो इसका भी ताल्लुक़ है। वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम तर जो है वो अवार्ड फंक्शंस देखिए सबके होते हैं, ठीक है, हम भी ज़्यादातर जाते हैं उसमें कभी कभी होता है मायूसी होती है कि आपको अच्छा अवार्ड नहीं मिला या आपकी जो एक मतलब जिसे कहते हैं ना जो ग्रेड है आपका कि पहले नंबर पर वो आ गया या पहले नंबर पर ये क्यों आ गई, तो ये होता है। लेकिन अगर वजारतों में भी ऐसा कुछ अगर हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब मैंने सच कहूँ तो मैंने नहीं देखा कि वजारतों के मुतालिक जो है वो इस तरह से अवार्ड फंक्शन हो और किसकी कारकर्दगी कैसी है इससे रिलेट किया जाए और उनको अवार्ड भी दिए जाए। सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ, जिनको अवार्ड नहीं मिला वो फवाद चौधरी साहब है। उन्होंने कहा कि मुझे अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन कोई गल नहीं है जी, नेक्स्ट टाइम हम अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे और हम भी जो है वो अवार्ड लेकर ही आ जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, पहले नंबर पर जो आए हैं मुझे मेरे ख्याल से आवाज़ आई थी कि यहाँ किसी के बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं, उनको मुराद सईद साहब जो कि पहले नंबर पर जो है वो कारकर्दगी में आए हैं। दूसरे नंबर पर जो है वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब आए हैं। उसके बाद बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, शेख रशीद भी इसमें। शेख रशीद अंकल, इनको अवार्ड मिला है कि नहीं मिला? मिला है, इनको भी मिला है, कारकर्दगी पर इनको भी मिला है, लेकिन सीरियसली बातों पे मिला होगा। कह सकते हैं शायरी बहुत प्यारी करते हैं। हाँ ये तो है, हर चीज़ भी खा जाते हैं सालन के हर चीज ही बहुत अच्छी करते हैं, को फोन पे शॉर्ट कॉल भी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन हम अभी लाइव शो में हैं, हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाएंगे किसी को भी, क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि जी पुलिस वाले जो है ना बहुत ज्यादा ज्यादतियां करते हैं और आप लोगों का खाते हैं। हम नहीं कहते, हमें घर जाना है। लोग मेजॉरिटी ओपिनियन है, हम नहीं कहते लेकिन लोग कहते हैं। जी जी अब आप कंटिन्यू करें। हमने अपने आप को बचा लिया। आप लोग कर ले, फिर मैं बाद में कंटिन्यू कर लूंगी। नहीं, हम सेव कर रहे थे। जो कहती है आप वो बता ही दें क्या कहती है। जी, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे पैसे खा गए, हमारे साथ जो है वो ईमानदारी नहीं दिखाई। बट लाहौर पुलिस वालों ने एक ईमानदारी दिखाई है, वो मैं सबके साथ शेयर पता था सिंध पुलिस को थोड़ा टाइम लगेगा जी। आप लोगों की सबकी इजाजत हो तो मैं अपनी न्यूज़ दे दूं। यस प्लीज। जी लाहौर में क्या हुआ? जी, लाहौर पुलिस ने एक ईमानदारी दिखाई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। लाहौर पुलिस में एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, उनको एक बैग मिला था जो कि एक शख्स का बैग गिरा था, बाइक पे जा रहे थे। और एक मिनट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मर्द तो वॉलेट्स कैरी करते हैं ना, तो वॉलेट था या बैग जो वो एक लैपटॉप बैग होते हैं उस टाइप के बैग था, और उसमें काफी सारी उनकी चीजें थी और वो जा रहे थे हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे थे और उसमें आपको पता होगा कि मतलब किसी की भी लाइक उनकी कोई बीमार होगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करके लेकर जा रहे होंगे, तो वो पैसा गिर गया उनका। और वो जितने भी ईमानदार पुलिस वाले थे उन्होंने जो है वो इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना ये जिस इंसान का है तो वो वहाँ पर पहुँचाया जाए। अच्छा उर्शिया, पहुँचाया कैसे? क्योंकि इतना पैसा दे के तो कोई भी कह सकता है कि बिल्कुल बैग हमारा है। कायनात, और यही मकसद था ये मेरी स्टोरी लाने का कि लोगों के अंदर ये चीज़ अवेयरनेस डालने के लिए कि लेट सपोज मेरा फोन कहीं गिर गया है, जैसे कि हमारी अनम का भी पिछले दिनों में एक इंसिडेंट हुआ था। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। तो इसी बात पे ये भी मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। दूसरी बात ये है कायनात कि आपने ये जो सवाल किया है कि उन्होंने ढूंढा कैसे, क्योंकि ईमान डगमगा जाता है। अगर आपको सच्चे दिल से किसी को ढूंढना है तो आप तो खुदा को भी ढूंढ सकते हैं। क्या बात। एक और बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। लेट सपोज ये मुझे फ़ोन मिला है कहीं से, मेरा ईमान डगमगा गया कि नहीं यार मुझे अब आ गया तो आ गया, अल्लाह ताला की ज़मीन से मिला है तो ये मेरा है। बचपन में करते थे। ठीक है, लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि ये अल्लाह ताला की ज़मीन से मिला है, ये मेरा है, मगर ऐसा मेरे हक नहीं का होता। मिल गया।
इस चीज के पीछे क्या स्टोरी होती है, कितनी मेहनत होती है, क्या क्या लोगों ने स्ट्रगल किया होता है, आप लोगों को नहीं पता। अच्छा उर्शी, एक बात बताएं, फर्ज कर लें कि मैं ऐसे ही कहीं किसी रास्ते से अपने ध्यान में गुजरी, नीचे कहीं मेरी नजर पड़ती है और किसी का फोन गिरा हुआ है और मेरे आसपास कोई नहीं है, मैंने 1 घंटा रुक के वेट कर लिया वहीं पे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं ऐसी सूरत हाल में? अपनी ईमानदारी का सबूत कैसे दूं? सबसे पहले तो फोन को चार्ज करें, उसके बाद जो है जो भी जिस इंसान का भी फोन है उसको मिलाकर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब इंसान का फोन गुम हो जाता है तो वो फोन तो करता है, जैसे कि आपने भी किया था, फोन पे फोन सबने, यानी कि फोन किया था। लेकिन अगर फिर भी फोन ना किया हो तो कोई बात नहीं, मिला आपको, आपकी मिल्कियतें रख लो, अगर नहीं आ रहा फोन, नहीं आ रहा तो। बट सना, जिसकी मलकियत हो मुझे लगता है कि उनके पास पहुंचा देनी चाहिए, और प्लीज 1 महीना हो, 1 हफ्ता हो, जितना भी टाइम आपको लगता है उस इंसान को जो है वो आप सर्च किया करें, और वो जो चीज़ है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये आपकी चीज़ नहीं है। आप लोग ये कह देते हैं कि ये अल्लाह ताला की जमीन से मिली है, ये हमारी है। वैसे ये तो हम बचपन में करते थे कि 10 रुपए फर्ज से मिल जाए, तो खैर उस पे भी हमारे घर पे जो है मॉम डैड कहते थे नहीं बेटा, मस्जिद मतलब कहीं भी जो है वो अच्छी जगह देखे वहाँ पे डोनेशन करते। और दूसरी बात, ये आप फोन की बात कर रही है ना, यहाँ पे भी फोन की बात हुई। वैसे बैग, पैसों वाली बैग की स्टोरी थी, राइट? फोन हो या आपकी वॉच हो, ये एक ऐसी एसेट्स है, या आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि इसमें मैप भी है, गूगल पे कोई भी कॉल कर सकता है, आप इसकी लोकेशन भी निकाल सकते हैं, लास्ट लोकेशन भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ब्लॉक भी करवा सकते हैं फोन। लेकिन आपका जो दूसरा एसेट्स हैं, जैसे गोल्ड की चेन हो गई, आपकी चूड़ियाँ हो गई, या फिर आपके पैसे हो गए, इन्हें ढूंढना, और ऐसे इंसान को, और फिर ऐसे इंसान को कि भाई वो कोई पिक्चर दिखाए कि उसने ऐसी चूड़ियाँ पहनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है वो आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी गलत बंदे को दे देंगे तो मतलब आपने तो आपकी तरफ से आपने नेकी की, बट उस नेकी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो या तो आप खुद ढूंढें, या तो फिर आप पुलिस स्टेशन जो है, आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलती है तो आपको जाके पुलिस स्टेशन पे जो है रखवा देनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन करें। देखें, ये भी कहना कि सारे पुलिस ऑफिसर्स जो है करप्ट है, सारे लोग अगर करप्ट होते तो ये पाकिस्तान जो है ना, इस मुल्क में अभी हर जगह क्रिमिनल जो है खुलेआम घूम रहे होते हैं, ठीक है, छुप के क्राइम नहीं होता। नियत पे मैटर करता है। अगर आपकी नियत है कि मैंने ये मोबाइल जो मुझे मिला है ये इसके सही ओनर पे पहुंचाऊंगा, सही ओनर तक पहुंचाऊंगा, तो वो पहुंचेगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, व्हाट एनर्जीज यू स्पेंड इन दिस यूनिवर्स। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी आपकी कोई ऐसी चीज, अनम का तो हमें पूरा केस पूरी पाकिस्तानी आवाम को पता है। और यूनस, एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब अनम के साथ ये इंसिडेंट हुआ था तो इन्होंने कह दिया था चलो ठीक है चली गई है, मगर इन्होंने वो अपने ऊपर हावी नहीं किया था। इन्होंने बहुत पोलाइटली, टेंशन होती है इंसान की, चीज चली जाती है, टेंशन होती है, बट इन्होंने बहुत ही पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से चीज को सही तरीके से हैंडल किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ठीक इस इंसिडेंट से 1 महीना पहले मेरा एक फ़ोन था और वो मैं भूल गई थी गाड़ी में, और वो चला गया, वो दोबारा नहीं मिला। और उस अंकल ने क्या किया, वो जो आगे बुजुर्ग थे, साहब थे, उन्होंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। देखा कि किसी की कॉल्स आ रही हैं तो वो लेके फ़ोन जब्त करके भाग गए, फरार हो गए। लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर वॉचिंग माई शो ब्रो, तो आप पासपोर्ट के लिए मुझे पर्सनल डीएम कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी, आपके काम आ जाएगा। फिलहाल पत्थर लेके घूम रहे हैं आप, यूजलेस है, किसी काम का नहीं, कोई लेगा भी नहीं। नहीं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बड़ी बात है, आपने अभी तक ब्लॉक नहीं करवाया। नहीं, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप तीनों से। अच्छा, आप कर ले मेरा सवाल जी। हाँ, ये 1 मिनट, सॉरी यूनिस, मैं आपको काट रही हूँ। ये मैंने इसलिए बोला है कि अगर एक चीज़ ना आपके यूज़ में नहीं है और आपको लगता है कोई भी उसमें डेटा, कुछ ऐसी चीज़ है इंपॉर्टेंट, कोई और भी फाइल्स हो सकती हैं आपके काम से रिलेटेड, तो आप उस फोन को ब्लॉक कर देना, अगले के इस्तेमाल में रहना आपके। आपकी तस्वीर होती है बहुत जरूरी जी। देखिए, हराम का जो है ना, हराम में जाता है। अगर कोई चीज़ आपने हराम तरीके से की और वो यूं निकलेगा, वो मेडिसिन में निकल जाएगा, वो किसी चीज़ में निकल जाएगा, तो इट्स वेरी बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप तीनों से सवाल है, कभी आपके साथ कभी आपको कोई चीज मिली अल्लाह ताला की जमीन से, या आपकी कोई घूमी हुई चीज वापस मिली? दोनों हुआ मेरे साथ, तो दोनों चीजें। इतना टाइम नहीं, एक सुनेंगे। नहीं, मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। मेरे साथ दोनों हुए बेसिकली। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक जगह जा रही थी, और वो बहुत बचपन का वाकया था कि मैं जा रही थी, तो मुझे एक बहुत, मतलब उस वक्त तो नहीं पता था कि इतने ज्यादा महंगे फोन्स भी होते हैं, तो वो मुझे याद है कि वो किसी एक बहुत बड़े ब्रांड का था, वो इस तरह खुलने वाला था ना, तो वो खुलने वाला मोबाइल था, तो वो मुझे उस वक्त मिला था। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था वो मोबाइल है या लैपटॉप है, मुझे सीरियसली नहीं पता था, मैं बहुत छोटी थी। वो मुझे ही मिला था। हाँ, वो मुझे ही मिला था। और फिर हाँ, तो फिर वो मैंने बेच दिया था, और उसके जो है ना वो बंद था ना, मैं छोटी थी। छोटे होते में दिमाग बड़ों वाला रखती थी, पक्की सियासतदान। मैं छोटी थी। क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैंने अपनी कजन से ही बेच दिया था।
और मैंने आई थिंक, लेकिन उसने आज भी, मैं कहूंगी ब्रो सॉरी, मुझे सही पैसा नहीं दिया, आपने सिर्फ 15,000 दिए। 15,000 उस जमाने में, और क्या चाहिए बहुत कम थे। आपको पता है बाद में, अब मैं ये सर्च करती हूँ ना, स्टोरी का एक मॉरल होता है, और स्टोरी का मॉरल ये है कि आपने ये नहीं करना, ठीक है। लेकिन सीरियसली 15,000 बहुत कम थे ब्रो, थोड़ा बढ़ा कर देते। यूनस मेरे साथ तो जो हुआ था, तो उस पर तो मतलब आप कहते ना हथेली पे जान आ गई थी। पासपोर्ट लबनान में मैं थी, बहरूत के अंदर, और ट्रैवलिंग कर रही थी, तो मेरा पासपोर्ट, समटाइम क्या होता है आपके पास इतना लगेज होता है, बैग्स होते हैं, चीज़ होते हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना आप उसी में वही चीज़ खो जाती है। तो टिकट मेरे हाथ में, फ़ोन, और मुझे वॉशरूम जाना था, मैंने ऐसे बैग्स रख दिए बाहर। आपको थोड़ा ट्रस्ट होता है, देखिए बात वो नहीं है, आपको अपने मुल्क में अपने लोगों पे भी ट्रस्ट होता है, बट वहाँ पे ये होता है कि आप ठीक है, जब साथ ट्रैवल कर रहे हो तो लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते तो आप कहीं ना कहीं जान पहचान होते। तो मैंने एक लेडी को कहा कि ये बैग यहाँ पे पड़ा है, चीज़ें, और उसी में पासपोर्ट। अब वो भी कोई बिस्किट लेने गई होंगी, तो मेरा पासपोर्ट नहीं था, मैं वापस आई, मेरा पासपोर्ट नहीं था, और पासपोर्ट सेल भी होते हैं चीज़ें, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है। तो लिटरली मैं रोने लग गई, और पूरे एयरपोर्ट पे सब सिक्योरिटी वाले सब मुझसे पूछ रहे हैं। बाद में एक बच्चे के डैडी मेरा पासपोर्ट लेकर आए, उन्होंने कहा सॉरी मेरे बच्चे ने आपका पासपोर्ट उठा लिया था। चलें देखें, मिल गया ना। दैट आई एम सॉरी, उस टाइम मैंने आपसे झूठ बोला था। खुशियाँ आप बताएं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि किसी की भी चीज़ अगर गुमती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, परेशानी होती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से चीज़ें बनती हैं, और इंसान की कितनी मेहनत लगी होती है, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा सोचा करें। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक पर जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कितने दिनों में इन्होंने पैसे या इनका फ़ोन कितने दिनों में पहुँचाया होगा? जी 2 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में उस इंसान को सर्च किया, उसके बाद उनकी अमानत जो है उनको दी। तालियां बजाओ। उनकी ईमानदारी के लिए तो तालियां। एग्जैक्टली। सो प्लीज आप लोग बी पॉजिटिव रहें, और ईमानदारी कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप कर लेंगे, मगर आगे जब जाना है तो फिर वहां पर हिसाब किताब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम होता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं आप अपना वॉइस नोट इस शो में चलाएं, तो ये नंबर दे रहे हैं ना, कॉल कीजिए। अगर आप चाहते हैं शो में आए और परफॉर्म करें, तो नंबर वापस दे रहे हैं, कॉल कीजिए। चलते हैं वॉइस नोट की जानिब। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आप लोगों से मुझे ये कहना है कि आप जो है वो बड़ा अच्छा शो करते हैं, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है आपका शो देख के। मुझे सिर्फ आपसे ये बात करनी है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि तुमने ये बनना है, तुमने ये करना है, तो मुझे ये बताएं, जैसे अभी मेरे को शौक है, अगर फ़र्ज़ करें मॉडलिंग का, ठीक है, तो वो मेरे को बोलते हैं नहीं तूने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो अब शौक है नहीं, तो अब क्या करें? ये ज़्यादती है ना हमारे साथ। तो ज़रा प्लीज़ इस पे भी थोड़ा बताएं कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, तो इस पे बताइएगा, ठीक है? थैंक यू। ऐसा होता है समटाइम्स कि लाइफ ना आपको टेस्ट कर रही होती है, और कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आपको अपना पैशन की कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो प्रेशर होता है उसको चूज़ करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके घर वाले या आपके जो भी करीब हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो ही अपना वो पैशन बना लें। तो वो वाली मिसाल होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी वाली। तो उसमें क्या है ना कि बच्चा भी एक्सेल करेगा। मैंने ऐसी मूवीज़ देखी हैं बाकायदा इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए बनाई गई हैं कि बच्चे को अगर आप उस पर अननेसेसरी बर्डन डालेंगे ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जो उसकी, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत सलाहियत मौजूद है। जैसे कि आपको पता होगा कि हीरे की कदर जो है वो सिर्फ जौहरी ही पहचान सकता है। तो अपने जो औलाद होती है उसकी ये चीज़ बच्चा भी एक बड़े लेवल पे जाके, क्योंकि बचपन में उसके शौक फ्लक्चुएट होते रहते हैं, असल में उसको क्या बनना है ये वो बड़े होके ही समझ पाता है। तो बच्चे जो माँ बाप होते हैं उसको बचपन से एग्जामिन कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, फिर एक पॉइंट पे आके उन्हें समझ में आता है कि अब ये मैच्योर हो गया, अब ये सेंसिबल हो गया, तो अब ये जो बोल रहा है इसे फाइनली वही बनना है। तो वट एवर योर किड वांट टू बी, प्लीज़ उसको हेल्प एंड सपोर्ट करें। होता क्या है कि वो उस प्रेशर से कि माँ बाप को अच्छे मार्क्स ला के देने, खानदान में जो है टसल लगी हुई है, वो चीज़ें तो हो गई साइड पे, उसको वहाँ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, उसका मेंटल लेवल ख़राब होता है, वो स्ट्रेस में जाता है, बाज़ औक़ात बच्चे सुसाइड कर लेते हैं।
कहने को तो ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि वालिदैन जो है आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझें कि आपका जो बच्चा बनना चाहता है, जिस चीज़ की उसकी ख्वाहिश है, उसमें आप उसको सपोर्ट करें, ना कि वो जो आपकी ख्वाहिश है उसमें उस पर ज़बरदस्ती करें। वाह, बहुत खूबसूरत बात की है ना आपने, और उम्मीद करते हैं कि जो बातें हम कहते हैं कोई एक इंसान भी अगर उस बात पे अमल करे तो हमारी कई भी बात हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं वो मैसेज डिलीवर हो रहा है और हमारा काम हो गया कुछ बेहतर। एग्जैक्टली हम अपना एक जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आइडियलाइज हमेशा हर इंसान किसी ना किसी कैरेक्टर को, किसी पर्सन को आइडियलाइज करता है। वो कहता है मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। मैं अगर देखूंगी कि यूनस की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है तो मैं कहूँगी कि आई विश कि मैं भी इतनी अच्छी कॉमेडी। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपको समझनी होगी। बच्चा बचपन में 10 कैरेक्टर्स बदलता है कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। माँ बाप को सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के या अच्छे टूल्स लाइक फ़ोन उनके पास हो, टैबलेट्स हो, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करें, सेविंग करें, चीज़ें करें बहुत सारी, ताकि कल को अगर आपका बेटा वाकई इतना लायक है या बेटी इतनी लायक है तो आप पढ़ा सकें। मैं अपने टाइम पर, मेरे टाइम पर मेरे मॉम डैड को नहीं पता था कि मैं सडनली मीडिया में अपना जो है इंटरेस्ट शो करूँगी। मैं बचपन में कुछ और बनना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं अपनी मुल्क को सर्व करूँ। मैंने पहले भी बताया था कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन ISI। तब मैं बचपन से ना मूवीज़ एंड ऑल, उसके अलावा काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये रियल हीरोज़ है, ऐसा बनना है मुझे। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। ये बचपने में आप, मुझे एक शौक हो गया कि मैं गन्स चलाना। दिन आहिस्ता 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके लिए ना वो ऐसा जज्बा, ऐसी कुर्बानी है, शायद उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो मैं जाके काम बिगाड़ूँ, इससे अच्छा है जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं चूज़ करूँ। तो मैं मीडिया में आ गई। अब मीडिया में जो मेरी जिम्मेदारी है, अब मुझे समझ आया कि शायद मुझसे यही काम लेना था या यही काम मेरी किस्मत में था, तकदीर में था। मुझे थोड़ी सी पॉलिश होने की ज़रूरत थी और वो मैं हो गई हूँ। तो आज मैं कोई भी किसी भी इंसान को बता सकती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ भी सीखती हूँ तो मैं घर जाके सर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ और मज़ीद जानना चाहती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये छोड़ दें चीज़ कि मुझे मॉडल बनना है या मॉडलिंग में आना है। थोड़ा सा टाइम लें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, पॉलिश करें खुद को, एंड देन आपके पास खुद ही वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कायनात। प्रेशर के चक्कर में पैशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब फैमिली का जब प्रेशर होता है तो आपका पैशन, आपका वो एक साइड पर चीज़ रह जाती है और आप एक कुछ और ही निकल के आ चुके होते हैं। क्योंकि जब आपको पता होता है कि मुझे तो ये करना था, ये मेरा फील्ड नहीं थी। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि आप लोग अपनी मर्जी की जॉब नहीं कर रहे होते। लेट्स सपोज आपको ऑफिस वर्क करना है और आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपके ऊपर प्रेशर है कि ये काम करोगे, ये सैलरी आपको घर आप लेकर जाओगे तो आपका घर चल सकता है, मगर आपका ये पैशन नहीं है, ये आपका शौक नहीं है, आपको फिर भी आपको करना पड़ता है, मजबूरी में करते हो। एग्जैक्टली। तो वही बात है, ये मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी आप अपने बच्चों के लिए, जो भी आप क्या कहते हैं ड्रीम सोचते हैं, ख्वाब सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये बने, बट पहले सबसे पहले बच्चों की काउंसलिंग और सबसे पहले उनके साथ बैठकर मीटिंग करें कि वो लोग क्या चाहते हैं। एक दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी बच्चा सफ़र करेगा। हकीकत बात है, देखिए मुझे जितना लगता है वो ये है कि बच्चे एक फूल की मानंद हैं। उसको अगर आप देखें ना कि अगर आपको उसे दरख्त बनाना है तो उसे पानी अच्छा देना ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो आपके बच्चे हैं ना, तो उसकी जो अगर जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या किसी भी दूसरी फील्ड में जाए जहाँ अपने बच्चों को वो देखना चाहते हैं, उसके लिए माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उसे उस तरह का शुरू से ही, स्टार्ट से ही उसके माइंड में ये चीज़ फीड करते रहे कि आपने ये चीज़ करनी है और उसका इंटरेस्ट दिखाएं इस चीज़ में। ना कि ये सिर्फ कहें कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो ठीक है, सिर्फ तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे वो बच्चा जो है वो अट्रैक्ट हो सके उस जगह पर। ऐसी वीडियोस जो वीडियो गेम होती है, बेसिकली वीडियोस हो गई, या इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो गैजेट्स होते हैं, आपको पता है, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करें शुरू से। तो क्या होगा कि उस बच्चे को उस चीज़ में और ज़्यादा मजीद इंटरेस्ट आता जाएगा। वो माँ बाप के ऊपर भी है। देखिए माँ बाप चाहें तो किसी भी डायरेक्शन में अपने बच्चों का माइंड जो है वो लेकर जा सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज कि देखिए ऐसी कोई बड़ा वो नहीं है कि आपके बच्चे आपकी बात ना सुने या ऐसा कुछ। बच्चों को उनका माइंड चेंज करना ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल जो है वो काम है जो माँ बाप आराम से कर सकते हैं। आप अगर बच्चों को वो, जैसे मैंने कहा, एनवायरनमेंट आप ऐसा दें, आप अगर स्टार्ट से बच्चों की काउंसलिंग करते रहें तो बच्चा उसी समत में जाएगा जिस समत में आप उसे लेकर जाना चाहते हैं। अब आ जाए बड़े बच्चों की बात करते हैं।
अब आते हैं बच्चों की। हाँ हम भी बच्चे हैं। जी, जी। एग्जैक्टली बड़े बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी बच्चे हैं। देखिए दिल तो बच्चा है, हमेशा हर कोई बच्चा ही होता है। लेकिन अब आते हैं बड़े बच्चों की तरफ। बड़े बच्चों का क्या है कि वो मानते नहीं है बात ना। वो कहते हैं नहीं, अगर आपने अब्बा ये चूज किया है तो हम यही करेंगे क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि कजन जो है वो उसकी बेटी भी डॉक्टर बनी हुई है। ये चीज गलत है कि आप बच्चों को उस हद तक जो है वो प्रेशर देते हैं कि जो चीज वो कर नहीं सकता। अब मुझे लिखना नहीं आता लेकिन मुझे कहा जा रहा है, ठीक है, इसकी मिसाल एक और, मैं देख नहीं सकती लेकिन आप मुझे कहें कि मैं दुरुस्त लिखूं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरी बात हो गई कि खानदान में सुपीरियर होने के लिए बच्चों का मिसयूज किया जाता है पर्सनल ग्रजेस के लिए। बच्चे तो एसेट्स बन गए हैं कि ये हमारा वाला इतना है, आपका वाला इतना। देखें सिंपल सी बात है, अगर अनवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद हिज नेम, अनवर भाई देखें, अगर आपके नसीब में आज शाम तक 1 करोड़ रुपए हैं तो वो आप बैंक में डकैती मार के भी मिलेंगे आपको, आपका कोई बॉन्ड भी खुल सकता है। इट्स अबाउट योर चॉइस, ठीक है। आपने बच्चों की एग्जांपल दी, जैकी चैन साहब जिनकी बॉडी की हर हड्डी टूट चुकी है, आई कैन रिलेट टू योर पेन। जैकी चैन साहब कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने मरने के बाद सारी डोनेट कर दी है। मतलब कि मैं अगर मर जाऊं, वसीयत कि मैं मर जाऊं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी मैंने एडवांस में। रीजन यही है कि अगर तो मेरा बेटा काबिल हुआ तो वो खुद कमा लेगा, काबिल नहीं हुआ तो वो जो सारे पैसे वो बर्बाद कर देगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने बच्चे को काबिल बनाएं। अब काबिल कैसे बनाया जाए, सिंपल सी बात है। जापानीज अभी एक गोल्ड मेडलिस्ट जीता है विंटर ओलंपिक्स में, जापानीज बंदा है। उसकी अगर बायोग्राफी आप पढ़ें या किसी से पूछें तो ही स्टार्टेड डूइंग दिस आई स्टंट्स एट द एज ऑफ 6। बच्चा कैसे अडॉप्ट करता है, अपने माँ बाप को देख के ही अडॉप्ट करता है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे क्रिकेट में तो बच्चा जो है वो भी क्रिकेट खेलेगा। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जो 40-50 इयर्स के हैं, वो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके बच्चे 20 साल में उनकी बॉडी इतनी हुई है, उससे भी छोटी उम्र से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली इट इज अबाउट कि हाउ डू यू इंस्पायर। अगर आपका बच्चा है उसको अगर आप इंस्पायर नहीं कर सकते उसको फोर्स ना कीजिए। अगर क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है कि जो मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बना, मैं चाहता हूं मेरा बेटा बने। अरे क्यों बने? इंस्पायर नहीं कर सकते तो डिस्ट्रॉय ना करें। एग्जैक्टली, वन मोर थिंग, इन द सेम वे बच्चा भी ख्वाहिश कर सकता है मेरे अब्बू बिल गेट्स क्यों नहीं है। तो इट्स अबाउट कि देखिए एक सिंपल सी बात है कि आप अपने बच्चे को फोर्स ना करें, इंस्पायर करें। लेकिन मैं ये भी बात बोलता हूं कि वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनका जो पैशन है वो प्रोफेशन बन जाता है और वो एक्सेल करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का जो एक बस एक ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से एक बात बता दूं। गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना, सब कहते हैं हमारे मुल्क में कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए बच्चों को, बच्चे बड़े होकर गवर्नमेंट ऑफिसर बने। लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये सोच रखते हैं, मैंने आज तक रोल्स रॉयल्स पे या फरारी पे लाल बत्ती नहीं देखी। ठीक है जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपके वॉइस नोट सुनते हैं और उस पर बात करते हैं, अपनी राय देते हैं। क्योंकि अगर हमारी राय देने से कोई भी इंसान या किसी भी इंसान की सोच बदलती है, पॉजिटिव सोचता है वो, तो हमें लगेगा कि हमने अपना काम जो है वो पूरा किया। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात करना चाहती हूँ कि ऐसी हिस्टोरिकल जो है जंग कह लें या सोच कह लें या ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे हम सब कहीं ना कहीं एक बैड वे में बोलते हैं, इवन मजाक। नहीं, मोदी साहब तो हिस्टोरिकल तो नहीं है, वो तो अभी भी हैं। अच्छा। मैं ऐसी हम बुरा तो उनके बारे में बोलते हैं, वो तो डिजर्व करते हैं लेकिन ये उनसे भी बड़े हैं। हाँ, मोदी साहब ये कह सकते हैं कि मोदी साहब इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ओके। तो मैं बात करूंगी कि अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों में, क्या हिटलर वाले काम किए हैं तुमने, तो वो वाला जो इंसान, नहीं आपने नहीं यूनस, मैं आप जस्ट सेइंग कि हम ऐसा कहते हैं जी। एक ऐसा शख्स जो पैदा हुआ 20 अप्रैल 1889 में और उसके बाद ये पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में अडोल्फ हिटलर के पैदा होने के बाद ऑस्ट्रेलियन बोर्न था, साथ ही साथ जर्मन पॉलिटिशियन था, डिक्टेटर था। इनकी डिक्टेटरशिप रही है, इसकी डिक्टेटरशिप रही है 1933 में से लेकर 1945 तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हुई। हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसने जर्मनी को खुद ही, कहते हैं ना जर्मनी एक एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था, जर्मनी को ख़त्म करने वाला ही या जर्मनी को डिसरिस्पेक्ट करवाने वाला हिटलर ही शख्स था जिसको एक टाइम पे वो लोग सब कुछ मानते थे। और इसने लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया, आज इस एंगल पर मैं बात करना चाहूँगी। हम सबको पता है कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। फर्दर अगर आप में से कोई भी अपना इनपुट देता है उस बात पर तो मैं, लेकिन आज जो मेरा एंगल है कि मैं बताऊँगी कि हिटलर ने कैसे ब्रेन वॉश किया लाखों की तादाद में लोगों के, और कैसे उसने 3 चीज़ें
3 चीज़ों में सबसे पहले जो खात्मा किया है वो किया है लॉजिक का। मतलब आज आप तारीख के खुलासे करने जा रही जी हैं। बिल्कुल, आज मैं हिटलर के खुलासे करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर जिनको हम सब जानते हैं, एरिस्टोटल ने कहा था 3 चीज़ें, ईथोस, लोगोस एंड पेटोस। ये बेसिकली ग्रीक ज़बान में, अब मैं बताती हूँ, ईथोस का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी रखना या अथॉरिटी देना। लोगोस का मतलब है लॉजिक पे बात करें भाई, आप लॉजिक पे बात करें। पेटोस का मतलब है इमोशनल। पेटोस सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डिक्टेटर, पॉलिटिशियंस, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, आप जो भी डिपेंड करता है। हाँ, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हिटलर ने कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले बच्चों को और जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको समझ आए कि ईथोस, लोगोस और पेथोस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक टूथपेस्ट पड़ा है और मैं ईथोस का इस्तेमाल कैसे करूँगी, अथॉरिटी का। मैं कहूँगी भाई ये टूथपेस्ट तो दुनिया का बेस्ट टूथपेस्ट है क्योंकि डॉक्टर्स ने इसको सर्टिफाइड किया है, तो मैं ये अथॉरिटी ले लूँगी कि डॉक्टर्स ने सर्टिफाइड किया है, तो यही आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब लॉजिकल बंदा होगा, वो कहेगा कि भाई और कोई मजीद हमें लॉजिक दिया जाए, डॉक्टर के बोलने से क्या होता है? एग्जैक्टली, मजीद कोई और लॉजिक दिया जाए। मैं एग्जांपल दूंगी, लाइक लॉजिक के इसमें फ्लोराइड है। फ्लोराइड आपकी कैविटी से जो है जान छुड़ाता है, फाइट करेगा। उस चीज में जो लॉजिकल बंदा होगा वो कहेगा ओके, लेकिन फिर भी एक इंसान बोलेगा कि मजीद, लाइक पेटोस का इस्तेमाल जो है इमोशनल बंदों पे बहुत ज्यादा, हम कहते हैं ना इमोशनल फूल मत बनो, इसीलिए कहते हैं कि लोग आप पे पेटोस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता। पेटोस ये है कि मैं कहूँगी इस टूथपेस्ट में मुल्क का नमक, यहाँ मतलब इस मुल्क में जो नमक बनता है वो डला हुआ है। आप अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कैसे पाकिस्तानी हैं या कैसे शहरी हैं, मुल्क के ब्रांड्स लें, मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि हमें फ़ायदा हो। तो पेटोस का इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा जो है एडोल्फ हिटलर ने किया था। इन्होंने सबसे पहले आते ही 10 मई 1993 को 25,000 से ज़्यादा बुक्स जलाई गई थी नाजी पार्टी की तरफ से, मतलब हिटलर के हुक्म देने पर। और साथ ही साथ ये रीज़न दिया गया कि ये बुक्स तो एंटी नेशनल है, मतलब ये बुक्स आपको आपके मुल्क से मोहब्बत और जोश और वलवला कम करेगी। ये बुक्स आप पढ़ेंगे आपका दिमाग ख़राब होगा, ताकि आपको शऊरी ना आए। एग्जैक्टली। और ये बुक्स तो जूइश की लिखी है, फॉरेनर्स की लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें तो हिटलर ने किया। हिटलर ने फिर मीडिया को कहा कि मुझे सुपर हीरो दिखाओ और इस तरह से दिखाओ कि मैं ही इनका सरबराह हूँ, मैं इनका लीडर हूँ, मैं इनका सब कुछ हूँ और ये सारे विलन्स हैं। और जूश को उन्होंने बहुत विलन किरदार दिखाया। ये भी बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 में जब हारे हैं तो हमारी जो जिम्मा है हराने का या हमारी हार की जो सारी जिम्मेदारी वो इन पर जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे ज़्यादा हिटलर ने इंटेलेक्चुअल जो पर्सन है, जो हिस्टोरियंस थे, जो फॉर एग्जांपल जैसे साइंटिस्ट थे, उनको बहुत दबाया। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करना चाहूँगी और आप इंटेलेक्चुअल माइंड्स की बात करी हैं जिसमें कि आइंस्टाइन आते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी एक छोटा सा है, मैं इस पे बोलूँगी थोड़ा सा। लेकिन बात ये कि जब आप कहने को बज़ाहिर आप बहुत ज़्यादा बाहिम्मत और निडर किस्म के इंसान थे, इमोशनलेस, हार्टलेस और बहुत ही ज़्यादा रिजिड इंसान थे और उन्हें इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं था। उनको जो सही लगता था वो करते थे, भले उसमें सामने वाले की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन वो उस तरह के दिमाग, क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा से एक बात में कि आपका दिमाग सबसे बड़ी मशीन है और आपके दिमाग के साथ अगर खेला जाए तो वो एक बहुत बड़ा टूल है जो आपके अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो बात यह है कि एडोल्फ हिटलर साहब जो थे वो इतने ज्यादा इनसिक्योर थे कि वो लोगों के दिमाग के साथ खेलते थे। एंड योर दिमाग, योर ब्रेन इज वेरी पावरफुल थिंग, लेट मी टेल यू। क्योंकि आपके दिमाग के साथ अगर किसी को खेलना आ गया ना तो वो आपको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको अपना साथी भी बना सकते हैं और आपको अपने अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटी का लेवल यहाँ तक बढ़ गया था कि उनके आसपास जो भी उनको नजर में आता था, जो भी उन्हें समझ में आता था कि ये बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, लाइक कोई हिस्टोरियन हो गया, कोई फिलोसोफर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, तो वो उन सब लोगों का खात्मा ही उन्हें जड़ से मिटा देते थे, निस्तो नाबूद कर देते थे। क्यों? सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि उन्हें कोई रिटेलिएट करने के लिए उनके जैसा ना खड़ा हो जाए। ये बात तो ठीक है कि वो बहुत ही इमोशनलेस, हार्टलेस और रिजिड इंसान थे, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे एक बड़े मशहूर एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है और उन्होंने रिटेलिएट किया था और उन्होंने क्या जवाबी कार्रवाई की थी उनके अगेंस्ट, ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। सो कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छा खासा तगड़ा किस्म का रिटेलिएट किया
हिटलर ने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की एल्बर्ट आइंस्टाइन पे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया और उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, और ये भी कहा कि मैं इस मुल्क को ही छोड़कर जाना चाहता हूँ, और उन्होंने अपनी जर्मन सिटीजनशिप को भी ठुकरा दिया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके बाद जर्मन से बेल्जियम का रुख कर लिया और वहाँ पे बाकायदा उन्हें रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। उनके भागने के बाद उनके एक फ्रेंड थे थियोडोर लेसिंग, उनका भी उन्होंने जो है कत्ल कर दिया 30 अगस्त 1993 को। और जब हिटलर की हुकूमत आई थी 1933 में, तो सबसे पहले उन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया था। जब ब्रेन वॉश, जब आप किसी किसी ओहदे पर खड़े होते हैं, तो आपने अगर अपना कोई, वो क्या कहते हैं ना, कोई मजमा जमा करके जब अपनी चीज मनवानी होती है या कुछ करवाना होता है, सबसे पहले ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले अटैक ही उन्होंने माइंड पे किया था। आई विल क्विकली गो थ्रू 2 पॉइंट्स। नंबर 1 के देखें, एक उन्होंने सबसे बड़ी जो एक चीज यूज की, आप कह सकते हैं एक आइडियोलॉजी यूज की, वो थी सुप्रीम वाली, कि वी आर जर्मन्स दैट आर सुप्रीम टू एवरी अदर रेस इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अभी इंडिया का जो है हिंदुत्वा, हिंदुत्वा नजरिया, दे आर बेटर रेस देन एनीबडी एल्स। ये मैं बता दूं कि ये वो वाली आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं जो हिंदुत्वा कर रहे हैं अभी फिलहाल। हैविंग सेड दैट, आपको ये पता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है रिगार्डिंग हिटलर, कि जैसा वो बंदा था, nobody can accept कि how can he commit suicide। True। जितना वो strong mindset वाला बंदा था, तो जब उस बंकर के अंदर उसने अपने आप को एक ग्रेनेड फाड़ा, जो हमारा लोग आज भी कहते हैं कि he is alive। नहीं, अब तो काफी टाइम, 70 साल हो गए, उस टाइम he was like 40-50। तो इस बात पे भी है कि but he faked his own death, जैसे माइकल जैक्सन के बारे में भी लोग कहते हैं। हकीकत बात है, हिटलर की मौत के हवाले से मैं भी आपको कुछ बताने वाली हूँ। बिल्कुल सना, आप बताएगा, लेकिन पहले मैं ऑडियंस को ये बताऊं, हिटलर अच्छा था, बुरा था, हिटलर क्या था, हिटलर क्या नहीं था। देखिए, हिस्ट्री की बातें, कुछ लोग हमारी हिस्ट्री में हीरो बने हैं, कुछ लोग विलन बने हैं, और पता नहीं कि सच्चाई और हकीकत क्या है। हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें कहती है, बट यहाँ पर मैं हिटलर की एक आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताती हूँ, जो किसी भी मुल्क को जो है तबाह कर सकती है। हिटलर ने जो है ऐसी सोच लोगों के अंदर जो है उजागर कर दी थी कि जिस पे लोग कहते थे कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर कोई नहीं है। देखिए, जिसमें मैं है ना, मैं वाला जो इंसान है, उसकी नस्लें जो हैं वो तक भी गुमनाम हो जाती हैं। तो हिटलर के साथ यही हुआ। कोई नहीं हिटलर की फैमिली के बारे में बात करेगा, लेकिन आज हिटलर को हम याद कर रहे हैं तो एक इन अ बैड वे, उसकी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। उसकी जो नाजी आइडियोलॉजी थी, उसने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स को अपने कब्जे में किया था। प्रोफेसर्स, उसकी पार्टी के लोग जो है रेकमेंड करते थे और वही बच्चों को पढ़ाते थे। फिर उसने बुक्स, जैसे कि उसने, मैंने आपको बताया कि उसने जलाई, लेकिन साथ ही साथ उसने साइंटिफिक रिसर्च जो जितनी भी होती थी, साइंस की रिसर्च लैब्स को उसने बाकायदा, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आग लगाने के बाद साइंटिस्ट, जो दिमाग रखने वाले साइंटिस्ट है, एक तो एक एग्जाम्पल अनम ने बताया, उसके अलावा काफ़ी साइंटिस्ट थे जो जर्मनी छोड़ के जाना चाहते थे, और उसने वर्ल्ड वॉर 1 का कसूरवार ठहरा कर जूश की कत्ल, सबको पता है गैस चैम्बर एंड ऑल, वो बहुत ही अजियतनाक है। मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, समटाइम हम खुद ऐसी बात करते हुए, बयां करते हुए सोचते हैं कि किसी भी इंसान का या कमज़ोर दिल वाले इंसान के ऊपर जो उसका बैड इफेक्ट ना हो। लेकिन हिटलर क्या था, हिटलर क्या नहीं था, आज भी उसे हम सब एक ऐसे इंसान के तौर पे याद करते हैं जो हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा दाग था जो कभी मिट नहीं सकता। लेकिन आज भी हिटलर की आइडियोलॉजी रखने वाले मोदी साहब और उन जैसे काफ़ी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। सीरियसली कायनात, हकीकत बात है कि आपने बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक एक पॉइंट को रखते हुए इस पर रोशनी डाली। ये तारीख की, मैं कहती हूँ कि स्याह हकीकत होती है, जिसे आप जब भी दोहराते हैं तो आपको वो सारी बातें जो है, जो गुजरा है, माजी में जो गुजर गया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको याद आती है। क्योंकि हम नहीं गुजरे, लेकिन जब आप इस चीज़ को रिसर्च करते हैं, इस चीज़ के बारे में, तो आपको जो है ना, वो दर्द, वो फीलिंग नज़र आती है। अच्छा, मैं इसकी मौत के हवाले से जो है वो हमेशा दोहराए रखी जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बैनुल-अक़वामी मीडिया सर्विस के मुताबिक जो है वो एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि हिटलर जब 50 फीट जो है खुदाई के बाद एक बंकर बना दिया था जहां वो रह रहा था, और अपने गार्ड को इत्तला की थी कि मैं मर रहा हूं, यहां पर इस जगह पहुंच जाओ। अपने गार्ड को उसने ये बात बता दी थी, और इसके बाद जो है जब गार्ड वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हिटलर जो है उसने अपने आप को गोली मारकर हलाक कर दिया था। और उसके बाद का जो सिनेरियो है वो बहुत अजीब है। वो ये है कि तमाम लोगों में इतना ज्यादा, एक होता है ना कि जबरन किसी इंसान पर अगर उससे कोई
कोई चीज मनवाने की कोशिश की हो तो लोगों में गम और गुस्सा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद हिटलर की जो लाश थी उसे जलाया गया था और कहा जाता है, तारीख ये कहती है कि हिटलर की लाश के साथ उस तरह का सुलूक किया गया था कि उसकी लाश बिल्कुल जलकर खाक हो गई थी और सिर्फ और सिर्फ उसके दांत बचे थे। जब उसके दांत बचे तो उससे लोगों ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज की शिनाख्त की कि ये हिटलर की लाश है। फिर जाकर ये कहानी खत्म हुई, फिर उनको जो भी उनका एक रिवायती अंदाज था उसके मुताबिक किया। But having said that, it's still an unsolved mystery. हाँ, हकीकत बात है। खैर, आई होप कि ये स्टोरी और इस शख्सियत के बारे में जो भी हमने बताया, उसके डार्क सीक्रेट, उसकी आइडियोलॉजी आप लोगों को समझ आई होगी। और मज़ीद अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल जितनी भी हिस्ट्री हमारी गुजरी उसके बारे में जानना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हुआ। बट आज एक और मेरे पास न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है ऑडियंस के लिए, आप सब के लिए, आवाम के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब ने हमें बहुत प्यार दिया। हमें से ज़्यादा मैं आज अपने ऊपर फोकस रखूँगी कि मुझे बहुत प्यार दिया, क्योंकि मुझे इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोग सोच रहे होंगे, यकीनन कुछ लोग तो पहुँच भी गए होंगे। एक्चुअली ये मेरा लास्ट शो है इस गपशप की, इस टीम में, गपशप की इस फैमिली में। हमेशा दिलों का रिश्ता तो जुड़ा रहता है, हमेशा रहता है। और कभी भी आपने, कहते हैं ना कि एक चीज़ भी किसी से सीखी वो आपको उस्ताद होता है, और उस्ताद को कोई नहीं भूलता। लेकिन मैं यहाँ पे अभी इमोशनल हो जाऊँ, क्योंकि हम आपको कहते हैं कि आप लोग अभी मैंने आपको बताया पिटोस का इस्तेमाल कैसे होता है। बट मैं ये नहीं चाहूँगी कि इमोशन, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट को एंकर होगी या कोई भी होगा, उनके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं और ऑल द बेस्ट है कि वो इस चेयर पे अपनी शोल्डर पे जो उनकी जिम्मेदारी पड़ने जा रही है उसे अच्छे से निभाएं। मेरी कोई भी चीज़, मेरी कोई भी बात कभी भी आपको बुरी लगी हो, मेरा कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिससे आप जो है कहीं ना कहीं ऐसा हो कि नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, अगर आपका दिल दुखा है जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप प्यार देते रहें हमारी पूरी टीम को, और इसी तरह, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने इनके साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड किया है, तो मैं इनको एज अ पर्सन भी जानती हूँ। तो शो के अलावा भी मेरा इनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, बिकॉज ज़ाहिर आप साथ काम करते हो तो आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर आपका जो है ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो शी इज़ द वेरी हम्बल पर्सन, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। ये होस्टिंग करती हैं या ये मॉडल हैं या ये एक्टर हैं, कभी भी इस चीज़ का इनमें कोई प्राउड नहीं आया। कोई ज़मीन पे बैठेगा तो उसके साथ ज़मीन पे बैठ जाएंगी, जो जैसा होगा उसके साथ वैसी हो जाएगी। मैंने इतना आजिज़ी वाला इंसान नहीं देखा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स, बट शी इज़ रियली समथिंग डिफरेंट पर्सन। और आई रियली विश आप जहाँ भी जाएं बहुत खुश किए, क्योंकि कोई आगे प्रोग्रेस कर रहा हो तो उसकी प्रोग्रेस में खुश होना चाहिए। और आप जहाँ भी जाएं मेरी दुआ आप बहुत कामयाब हो और अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाए। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ गुड सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। बाकी में जैसे कि कायनात की हम बात करते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बाकी में हमारे शो में कह सकते हैं कि बड़ा धमाका ही था। कुछ भी न्यूज़ आती थी, कुछ भी होता था, मिर्च मसाला इन्हीं की तरफ से आ रहा होता था। हम सब भी अपनी अपनी न्यूज़ लाते थे, मगर इनकी न्यूज़ का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि कुछ ना कुछ हमें मिर्च मसाला सुनने को मिलेगा, और ज़्यादा एजुकेट भी आप लोगों को करती थी। और जैसे कि हम लोग तो मिस करेंगे, बट हमारे डायरेक्टर साहब भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था हमारे साथ कि जैसे कोई हमारे साथ कोई गेस्ट आ जाता है तो बार बार उनका नाम जो है, जैसे हम लोग भी ले रहे थे और डायरेक्टर साहब भी ले रहे थे, क्योंकि हम लोग एक बाउंड बन जाता है ना जब आपका किसी का, तो वो आप उसको मिस करते हो। तो कोई भी इंसान आपके बीच में रहता है, पॉजिटिव रहता है, अच्छे तरीके से रहता है, तो यकीनन आपके दिल और दिमाग में जो है वो जगह करके जाता है। हम आपको मिस करेंगे, और जहाँ पर भी आप जाएं खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, हम सबकी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। यू वॉन आवर हार्ट्स। मैं अगेन कहूँगी, हकीकत बात है। बहरहाल मैं एक चीज़ कहूँगी, कायनात से जो मेरा मतलब मैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने पहले ज्वाइन किया है, ये लोग इनका साथ पहले से था, पुराने थे, मैं नहीं आई थी। हाँ, ये पुराने थे, मैं नहीं आई थी, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ वो मुझे जो लगती है वो ये है कि मेरी और कायनात की जब हम कोई न्यूज़ लाते हैं तो टकरार भी रहती है, जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँ, क्योंकि मुझे टकरार देना मतलब ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी। लेकिन कायनात के साथ जो मेरी टकरार रहती थी, मैं सीरियसली उसे मिस करूँगा। और दूसरा ये है कि मैं शायद कुछ कह ना पाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हूँ, लेकिन कायनात सीरियसली मिस यू। I want to say she's a very kind, sweet, beautiful person inside and outside. Exactly. No doubt. आप लोग बेशक मिस करें, मैं अपनी बात करूंगा, मैं इनको याद नहीं करूंगा। आप पूछें क्यों? I know that. क्योंकि मैं इनको कभी भूलूंगा ही नहीं। थैंक यू सो मच। प्लस हैविंग सेड दैट, कायनात आप जहाँ भी जाएं,
आप जहाँ भी जाएं, मुझे पता है आप अपनी जगह खुद बनाएंगी। True. यू विल बी मोर सक्सेसफुल। माशाल्लाह बहुत सारे दिलों पे अभी राज कर रही हैं। अभी आप इंटरनेशनल जाके शायद और राज करेंगी। इंशाल्लाह। कायनात, बस मैं एक डायलॉग बोलूँगा बड़े दिल से, खुलूस से, इमोशन के साथ, थोड़ा सा टूटे हुए हाथ के साथ मैं कहूँगा, जा कायनात जा, जी ले अपनी जिंदगी। बट यूनिस, बिफोर यू एंड द शो, हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो गया। बस इस शो के इख्तिताम से पहले मैं कायनात के लिए कुछ 2-3 लाइंस बोलना चाहूँगी। एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त के लिए है ये दिल के जज्बात, बट खूबसूरत सी शायरी की ज़ुबान में। तो कायनात, दीज लाइन्स आर स्पेशली आज मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, निभाने वाले मिल जाएं तो दुनिया याद करती है। उरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों में हाथ, लेकिन मुश्किलों में जो साथ दे उसे हम यार कहते हैं। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। I would like कायनात to end our show because लोग चाहते हैं आपकी आवाज सुनना। जी। थैंक यू सो मच। सीरियसली किसी भी चीज़ को छोड़ के जाना आसान नहीं होता। बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे से आप काम करते हैं, आप कुछ समझा रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं। कभी कभी थोड़ी नोक झोंक होती है, कोई राय आपकी राय से नहीं मिलती, आप उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते देते इमोशनल हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा से गपशप की पूरी टीम को और सबको बहुत अच्छे अल्फाजों में याद रखूँगी। मेरे डायरेक्टर अरशद भाई, अरशद मलिक, मेरे प्रोड्यूसर, हमारे सर, हमारा पूरा चैनल, इवन फ़ाद, सुफियान, इवन अकील भाई, भाभी, नसरीन बाजी, सब लोग, लाइक सीरियसली यू गाइज आर रॉक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कभी कहीं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।